हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग अपना एलटी ग्रेड मेंस की क्लास लेकर के आ चुके हैं। ठीक है। इससे हम लोगों को थंबनेल पे लिखा होता है आप लोगों की कि 30 दिन में मेंस लिखना सीखें। तो क्या मैम सच में हम लोग 30 दिन में मेंस लिखना सीख जाएंगे? जी हाँ। 30 दिन में हम लोग को इतना आ जाएगा कि अगर मैं आप लोग को प्रश्न दूंगी कि आप लोग इसका आंसर लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं एक ग्रुप बनाऊंगी तो आप लोग उस पर भेजोगे और अपने आप लिख करके आप लोग दोगे। ठीक है। बस आप लोग 30 दिन मेरे साथ कंटिन्यूटी से बने रहिए। ये जरूरी नहीं कि रेगुलर 1 2 3 4 करके 30 ही होगा। हो सकता है 1 2 दिन हो, फिर 2 3 बीच में गायब हो, फिर 3 4 5 हो, ऐसे हो सकता है क्योंकि आप लोग जानते हो मेरे पास समय का अभाव है। और मैं शाम को 5 बजे केवल आप लोग का यही क्लास नहीं है चलना है। आप लोगों का सीडीपी भी, टेक्सटाइल भी, ये भी सारी चीजें मैं थोड़ा थोड़ा थ्योरी में कराती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप लोगों का ये मेंस मेंस ही चलेगा, या तो ऐसा हो कि मैं दिन भर में 3 वीडियो अपलोड करूं। एक मैं दिन भर में दिन के 2 2:30 बजे मैं अपलोड कर दिया करूं, लेकिन इतना मेरे पास समय नहीं होता है क्योंकि मुझे स्कूल से आते आते ही 2 2:30 हो जाता है। ठीक है। तो मैं यही 2 वीडियो कर पा रही हूँ, वही बहुत है। तो इसके लिए आप लोग मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मेंस वाला क्लास जो है रेगुलर अभी नहीं होगा। मेंस का क्लास रेगुलर तब होगा जब आप लोग प्री क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है। और ऐसे भी ऐसा नहीं कि नहीं होगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे के दिन आप लोग का वो वाला क्लास नहीं आता, केवल संडे स्पेशल होता है। तो 6 दिन में ये मान के चलो कि 3 से 4 दिन हम मेंस करा ही देंगे। ठीक है। फिलहाल अभी तो इधर कुछ दिन तक मेंस चल ही रहा है। ये तीसरा वीडियो मेंस का है। ठीक है। तीसरा नहीं, चौथा होगा। हाँ, चौथा वीडियो है मेंस का। मैं आप लोग से हाल चाल पूछ लूं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई में जी जान झोंक दीजिए, क्योंकि पढ़ने के अलावा कुछ है नहीं। ठीक है। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक कोई कहानी नहीं बनेगी। ठीक। तो अब हम लोग जो लोग नए हों, वो अगर मेंस की तैयारी मेरे साथ करना है, उनको लग रहा हो कि हाँ मैं मेंस करा सकती हूँ, क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो आप मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को कुछ दिनों के अंदर बहुत जल्द आप लोगों को ऐप मिल जाएगा। और फिर ये जो मेंस की क्लास मैं यूट्यूब पे करा रही हूँ, ये क्लास ऐप पे चलेगा, लेकिन चलेगा फ्री ही। ये नहीं कोई सोचेगा कि अब ये पेड क्लास चलाएंगे क्या। पेड नहीं चलेगा, चलेगा फ्री ही, लेकिन ऐप में मेंस होगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐप आएगा तो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से क्या है, चलो पढ़ाई जाएगी यूट्यूब पे, दिखेगा वहां पे, जो भी होगा जैसे होगा आपके सामने आएगा। फिलहाल आप लोग अपना आंसर दें। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है? 125 शब्दों में अगर हम आपसे पूछें कि कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, तो आप क्या बताएंगे? आप कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो? पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट का कार्य ही होता है शरीर को ऊर्जा देना। कितना ऊर्जा देना मैम? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी देना। ये साथ साथ में प्री भी चल रहा है। ठीक है। यह शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित होकर त्वरित ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। यानी डायरेक्ट हम सीएचओ खा रहे हैं, डायरेक्ट हम रोटी चावल चीनी गुड़ शकरकंद जो भी खा रहे हैं, डायरेक्ट हमें वो नहीं एनर्जी दे रहा है। किसके फॉर्म में होकर के? जब ग्लूकोज बन रहा है C6H12O6, जब ग्लूकोज, ये क्या है, ये ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तब हमें एनर्जी मिल रही है। मिल रही कि नहीं मिल रही है? जी मैम मिल रही है। जिससे दैनिक गतिविधियां सरलता से होती हैं। दैनिक गतिविधियां यानी हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, ये क्या है? ये हमारी दैनिक गतिविधियां, दैनिक एक्टिविटी है। ठीक है। मस्तिष्क यानी ब्रेन, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और मांसपेशियां यानी मसल्स ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पे निर्भर करती हैं। प्रश्न बनता है कि मस्तिष्क को एनर्जी किससे मिलती है? तो ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सीएचओ है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। यह प्रोटीन को ऊर्जाजनक कार्यों में उपयोग होने से रोकते हैं, यानी प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए रोक फ्री करता है। ठीक है। जिससे प्रोटीन शरीर निर्माण में प्रयुक्त हो सके। प्रोटीन का कार्य क्या है? बॉडी बिल्डिंग का निर्माण करना एंड टूटे फूटे टूटकों ऊतकों का मरम्मत करना। टूटकों कह रहे, ऊतकों का क्या है? मरम्मत करना। ठीक है। तो उसको उस कार्य के लिए फ्री कर दे रहा है कि तुम जाओ अपना कार्य करो, एनर्जी मैं दे रहा हूं। ठीक है। कुछ प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जैसे रेशा यानी फाइबर पाचन क्रिया को सुधारते हैं और कब्ज से बचाते हैं। यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखते हैं, जिससे मधुमेह जैसी समस्याओं से बचाव होता है।
अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट शरीर में वसा के रूप में संचित होकर भविष्य में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप लोगों को मैं मंडे वाले क्लास में, मंडे नहीं ट्यूसडे वाले क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाई थी अपने हैंड रिटन नोट्स में, क्या, ग्लाइकोजेनेसिस। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? जो ग्लूकोज है यही स्टोर होकर के क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो इस शब्द को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस कहेंगे। हमारे शरीर में ग्लाइकोजन रूप में ग्लूकोज स्टोर होता है। कहाँ कहाँ होता है? लीवर में होता है 200 ग्राम, और कहाँ होता है? मसल्स में होता है 350 ग्राम। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये ग्लूकोज स्टोर होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, तो उसे क्या, उस प्रक्रिया को कहेंगे, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन बन रहा है तो क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, तो क्या है, स्टोर भविष्य में ऊर्जा प्रदान करता है, यह भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और कोशिकाओं की संरचना में भी सहायक होते हैं। ऐसे आपको प्रश्न लिखना है, गिन लीजिएगा। 125 प्रश्न है, शब्द है कि नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये प्रश्न क्या है, प्रश्न है प्रोटीन के कार्य का वर्णन करें। अब तक आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के क्या कार्य हैं, इसको आप लोगों ने लिखा। अब आपको लिखना है कि प्रोटीन के क्या कार्य हैं, इनका वर्णन करना है। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल करके रखिए, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मरम्मत, संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर की सभी कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों, एंजाइमों, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है। यह मांसपेशियों, त्वचा, बालों और नाखूनों की संरचना बनाए रखने में मदद करता है। प्रोटीन एंजाइमों और हार्मोन्स के माध्यम से शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। ऊर्जा की आवश्यकता होने पर यह ऊर्जाजनक कार्य भी करता है। जैसा कि आप लोगों को ऊपर अभी उस प्रश्न में दिया गया था कि सीएचओ क्या करेगा, प्रोटीन को अन्य कार्य के लिए फ्री करता है, यानी उसको एनर्जी देने से रोकता है। तो क्या करेगा, ऊर्जाजनक कार्य भी करता है। यह शरीर में द्रव संतुलन तथा अम्ल क्षार संतुलन को भी बनाए रखता है। प्रोटीन का एक ये भी कार्य होता है कि अम्ल क्षार और द्रव के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। विकासशील बच्चों, गर्भवती महिलाओं और रोगियों के लिए प्रोटीन का सेवन अत्यंत आवश्यक होता है। अतः संतुलित आहार में प्रोटीन का समुचित मात्रा में होना आवश्यक है। ठीक है, क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आप लोग पढ़ें और आंसर लिखें अपना। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? जब प्रश्न बन जाए कि संतुलित आहार किसे कहते हैं या संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखोगे? ये किस क्लास का प्रश्न है आपको मालूम है? ये 6 से लेकर के 12 तक ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो आप किसी का भी कह सकते हो कि संतुलित आहार क्या है या संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखोगे? संतुलित आहार, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ठीक है, से तात्पर्य ऐसे भोजन से है जिसमें शरीर की सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और रेशा। आप कभी भी केवल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन नहीं लिखेंगे। आप खनिज, लवण और जल तथा रेशा, इन तीनों को भी ऐड करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा था 2021 टीजीटी में रेसे को लेकर के बवाल मच गया था कि 2000 किलो कैलोरी पे कितना फाइबर होता है या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसमें क्या था, 30 ग्राम था ना, कितना था, 30 ग्राम था। रिवाइज होकर आया था 30 ग्राम, पहले दिया था 40 ग्राम, ठीक है। तो 40 वाला नहीं सही है, 30 वाला सही है। तो 30 ग्राम सही है। तो कितना प्रोटीन देना, कितना फाइबर देना चाहिए, तो 30 ग्राम। इसीलिए रेशा यानी फाइबर, वाटर और खनिज यानी मिनरल्स, इन तीनों को आपको लेकर के चलना है। ये तीनों भी रहेंगे तभी संतुलित आहार कहा जाएगा, ठीक है। उचित मात्रा में शामिल हो। यह आहार व्यक्ति की आयु यानी किस एज का है, टीनेज है, यंग है कि ओल्ड है, यानी ये भी पता हो। लिंग है, मेल है या फीमेल है, उसके कार्य क्या है, वो लेबर है, फावड़ा चला रहा है कि कुर्सी पे बैठ कर केवल कार्य कर रहा है, ठीक है, उसका कार्य भी पता चले। स्थिति, स्वास्थ्य स्थिति और वातावरण के अनुसार ये भी आपको लेकर के चलना होता है कि वातावरण के अनुसार पोषण की आवश्यकता को पूरा करता है। संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है,
रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है और शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। यह शरीर की वृद्धि, अंगों की मरम्मत और संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन में विविधता, उचित मात्रा, समय पर सेवन और स्वच्छता संतुलित आहार के आवश्यक तत्व हैं। संतुलित आहार व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और रोग मुक्त बनाए रखने में सहायता करता है या सहायक होता है। ऐसे आपको लिखना है, अगर प्रश्न बन जाए कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, तो आप ये सारी चीजें लिख करके आएंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तो नहीं, लेकिन जो भी हो, मैरास्मस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगर ऐसे प्रश्न बन जाए कि मैरास्मस क्या है, इस पे आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? मैरास्मस एक प्रोटीन कैलोरी कुपोषण यानी प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन से संबंधित रोग है, जो मुख्यतः 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को होता है। आप लोग ईमानदारी से बताना, मैं आप लोगों को 10-40 वाला क्लास कराती हूँ, तो उसमें ये सारी चीजें मैं बोलते आती हूँ कि नहीं बोलते आती हूँ? PEM क्या है, 1 से 5 तक के बच्चों को होता, मैं सारी चीजें बताते आती हूँ। बस केवल आपके पास है सारी चीजें, ये सब आप जान लो। जो भी लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है, लेकिन आपको केवल करना है, मैं हमेशा कहती हूँ, मोती आपके पास पड़ी है, सिर्फ माला पिरोना होता है कि कैसे हम मोतियों से माला बना लें। ठीक है, और ये जब माला आप पिरो लोगे, तो आप क्या करोगे? ये माला ले जाकर के आयोग के गले में पहना करके और अपना वहां से ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, और हमें भी एक मिठाई खिला दीजिएगा। ठीक, तो क्या है? मेरास्मस एक प्रोटीन कैलोरी कुपोषण यानी प्रोटीन कैलोरी मालन्यूट्रिशन से संबंधित रोग है, जो मुख्यतः 1 से 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में होता है। यह रोग तब होता है जब बच्चे को लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा और प्रोटीन युक्त भोजन नहीं मिलता है। पहली बात तो आप यहाँ जान लो, मेरास्मस किसकी कमी से हो रहा है? प्रोटीन और ऊर्जा दोनों लिख रहा है, यानी कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी से क्या होगा? क्या होगा? मैरास्मस होगा। ठीक है, मैरास्मस से पीड़ित बच्चा अत्यंत कमजोर और सूखा हुआ दिखाई देता है। उसकी मांसपेशियां गलने लगती हैं, त्वचा शुष्क व झुर्रियां युक्त होने लगती हैं, पेट अंदर की ओर धंसा होता है। मैरास्मस में क्या होगा? मैंने कल आप लोगों से प्रश्न पूछा था, संडे वाले में शायद पूछा था, संडे स्पेशल में, कि मून लाइट फेस किसमें होता है? किसी ने नए कमेंट बॉक्स में आंसर किया कि मून लाइट फेस किसमें होता है। जब इसमें बताया जा रहा है कि त्वचा गल जा रही है, मांसपेशियां गल जा रही है, पेट अंदर की तरफ है, और उस बीमारी में क्या है? हम हमेशा कहते हैं कि पेट क्या है? पेट बाहर की तरह निकला हुआ है, और क्या है? चेहरा मून लाइट है। तो ये किस बीमारी में होगा? तो आप कहोगे मैम, ये सब तो मेरास्मस के लक्षण नहीं है। तो जाहिर सी बात है, ये सब क्या होंगे? ये सब क्वाशियोरकर के लक्षण होंगे। ठीक है, क्या है? ये सब क्वाशियोरकर के लक्षण है। ठीक है, तो आपको ये याद करके चलना है कि मेरास्मस से बच्चा फूल जा रहा है। क्या है? चावल खा करके फूल जा रहा है, पूरा उसे पूर्ण आहार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरास्मस में ये भी नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चा सूख करके एकदम क्या हो जा रहा है? एकदम बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? पेट अंदर धंस जाएगा, बच्चा सुस्त हो जाएगा, चिड़चिड़ापन और निर्बल हो जाता है, बाल पतले और भुरभुरे हो जाते हैं, शरीर में वसा की कमी के कारण हड्डियां उभर जाती हैं। इसके उपचार हेतु ऊर्जा युक्त एवं प्रोटीन से भरपूर आहार, स्वच्छता और चिकित्सीय देखभाल आवश्यक है। समय पर पहचान और उचित पोषण से इसे रोका जा सकता है। यानी अगर समय पे आप जान ले रहे हो कि आपके बच्चे को मेरास्मस हुआ है, तो डॉक्टर के पास ले जाकर के इसे उचित इलाज दिला करके इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, क्वाशियोरकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या है क्वाशियोरकर? अब तक तो आप लोग मेरास्मस देखे, अब ऐसे प्रश्न बन जाए कि क्वाशियोरकर पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मैं ऐसे ही आप लोग को सब कुछ करा दूंगी। बस आप क्या करिएगा, इसको लेकर के आप अपना कहीं नोट लेकर के स्पाइरल लेकर के लिखते चले जाइएगा। मैंने कितना क्वेश्चन कराया, इसको आप सबको नोट करके रखे रहिएगा। ठीक है, लास्ट समय में आप रिवाइज करते रहिएगा, लिखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आपका बिल्कुल प्री मेंस निकल जाएगा। हाँ, जो लोग जानना चाह रहे हो कि मेंस में जो लोग जानना चाह रहे हो कि मेंस में कितना नंबर मिलेगा, तो हमारा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। मैम हम लोग कितना परसेंट पाएंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा? अगर ये आपको जानना है, तो इसी चैनल पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, वहां पे जा करके देख ले। उसमें 2-4-10% की बात नहीं मैं करती हूँ, नहीं तो ये मान के चलिए कि 95% चीजें जो मैंने बताया है सही रहेगा। ठीक है, फिलहाल जाकर के आप देख लें। तो यहाँ पे क्या है, आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। ठीक, अच्छा, क्वाशियोरकर को तो हमने देखा ही नहीं कि क्वाशियोरकर क्या है। क्वाशियोरकर एक प्रोटीन कुपोषण से संबंधित रोग है, जो सामान्यतः 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों में देखा जाता है। यह तब होता है जब बच्चे को ऊर्जा युक्त आहार तो मिलता है,
परंतु प्रोटीन की अत्यधिक कमी होती है। इसमें क्या है, इसमें ऊर्जा मिल रही, इसमें CHO मिल रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा बच्चे को, ठीक है। इस रोग से ग्रसित बच्चे का पेट फूल जाता है, चेहरा गोल हो जाता है। मैंने कहा ना, मून लाइट फेस किसमें होता है, तो मून लाइट फेस क्वाशियोरकर में होगा, तो किसमें होगा, क्वाशियोरकर में होगा, ठीक है। इधर आ जाओ। सूखा हुआ लगता है, बाल भुरभुरे, रूखे और रंगहीन हो जाते हैं, त्वचा पर चकत्ते या घाव हो सकते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और बच्चे सुस्त, कमजोर तथा चिड़चिड़े हो जाते हैं। इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम हो जाती है। उपचार के लिए प्रोटीन, विटामिन व खनिजों से भरपूर संतुलित आहार देना आवश्यक होता है। स्वच्छता और चिकित्सीय देखभाल से इस रोग को रोका जा सकता है, ठीक है। यानी पूरा लक्षण आपका जो भी क्वाशियोरकर का है बच्चे को लिख देना है, किसकी कमी से क्वाशियोरकर हो रहा है, यही सारी चीजें तो लिखना, इसमें है क्या, और कितने एज के बच्चे को हो रहा है ये भी आपको ध्यान देना है। तो मैं मेलास्मस और क्वाशियोरकर दोनों 1 से 5 ईयर के बच्चे को हो रहा है, ठीक है। ऐसे देखते चलिए, आपका बहुत आसानी से मैं प्री मेंस निकलवा दूंगी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाय तौबा, कैसे होगा कैसे होगा, कुछ नहीं होगा। बस शांति से धैर्य रख करके आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। जो लोग बहुत उछल कूद मचा रहे हैं, इस चैनल पे उस चैनल पे जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही बच्चे कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। जो जहां धैर्य बना करके 1-2 जगह पढ़ रहा है, अपना सेल्फ स्टडी कर रहा है, वो देखिएगा कहीं ना कहीं निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब बहुत अच्छी चीज है। आपको मैं ये बता दूं, यूट्यूब आज के जमाने में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यूट्यूब क्या है, यूट्यूब पे भटकाव भी बहुत अधिक है। यहाँ देख ले क्या हो रहा है, यहाँ देख ले क्या हो रहा है, यहाँ देख ले, ये भटकाव बहुत है। यूट्यूब पे वो व्यक्ति सक्सेस है जो धैर्य बना करके एक जगह टिका हुआ। चलो एक जगह नहीं, 2 जगह देख लिया, 3 जगह देख लिया, क्या दिन भर हम यूट्यूब से ही पढ़ेंगे। अरे आप अपनी भी तो सेल्फ स्टडी करो, अपना स्पाइरल ले लो, नोट्स ले लो, जो भी है लिखते रहो, पढ़ते रहो, कुछ अपने भी तो करिए। किसी और की पढ़ाई से कब तक आप पढ़ोगे। तो बाकी ओवरऑल जानकारी लेने के लिए तो सारे यूट्यूब पे भरे भरे पड़े हैं। ऐसे आप देखोगे, सर्च करोगे तो यूट्यूब पे होम साइंस की कम से कम 50 क्लास से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। क्या तो मैं गलत कह रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही हूँ ना, 50-60 क्लास से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो क्या आप दिन भर में 50-60 क्लास पे पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं है। कुछ क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे 2-3 क्लास आप देख लीजिए जहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। आप वहां पे जा करके समय समय पे जो भी क्लास आ रहा हो 2x पे कर लीजिए और करके आप अपना पढ़ाई कंप्लीट करिए। लेकिन आपको अपना भी सेल्फ स्टडी 2 से 3 घंटे कम से कम अपना भी सेल्फ स्टडी देना पड़ेगा, तभी कोई परीक्षा निकलेगा। यूट्यूब के बल पे सच में कोई नौकरी नहीं कर देता है, ठीक है। यूट्यूब क्या है, एक आपको गाइडलाइन दे रहा है। हम लोग क्या, एक गाइडलाइन दो, अभी आपका हम लिखने तो नहीं आएंगे, हम तो पढ़ा कर चले जा रहे हैं, लिख करके प्रैक्टिस आपको करना है ना। तो आपको करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नौकरी आपको मिलेगी ना कि हमें मिलेगी। तो जिसका जो चीज होता है उसे मेहनत करना पड़ता है, आपको एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपसे रुपए पैसे तो नहीं मांग रही हूँ, केवल आपको लिखने का प्रैक्टिस करवा रही हूँ। आप प्रैक्टिस करो, नौकरी पाओ, घर निकलते हो ना, ठीक है। तो क्या है, छोटी आंत का क्या कार्य है, 125 शब्दों में लिख दो कि छोटी आंत क्या है, इसके कार्य क्या है। छोटी आंत, जिन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, पाचन तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो भोजन के पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण का मुख्य कार्य करती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है और 3 भागों में विभाजित होती है। नंबर 1 क्या है, मैं आप लोग को बताती हूँ, DJI। तो क्रम से भी ये लिखा हुआ है, मैं जो ये DJI आप लोगों को बताती हूँ, ये क्रम ही है, ठीक है। ये क्रम है। मेरा अक्सर जो भी ट्रिप होता है, मैं क्रम से ही याद कराती हूँ आप लोगों को, ताकि बच्चों का सीक्वेंस ना गड़बड़ हो। तो DCI यानी ड्यूडेनम हो गया, जेजुनम हो गया एंड इलियम हो गया, ठीक है। तो 3 भागों में बटा हुआ क्या है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है एंड इलियम है। आपको इंग्लिश के शब्द नहीं वहां पे लिखने होंगे, पेपर में इंग्लिश ही होगा, लेकिन आपको देवनागरी लिखने, आपको ऐसे लिखना होगा। क्या ये हिंदी में लिखा है, आप कहोगे नहीं मैम, हिंदी में तो क्षुद्रांत होता है, ग्रहणी होता है ना, लेकिन आपको ये नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश वाला ही शब्द लिखना है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है, ड्यू ड्यू डी नम। आपको इस तरीके से लिखना है, ड्यूडेनम या ड्यूडेनम, जो भी है आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ड्यूडेनम में यकृत से पित्त रस और अग्नाशय से अग्नाशय रस मिलकर वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। इसके बाद जेसोनम और इलियम भागों में पचे हुए भोजन से पोषण तत्व जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, फैटी एसिड हो गया, ये तीनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सर्वप्रथम रूप ग्लूकोज हो गया,
अमीनो अम्ल प्रोटीन का सुक्ष्मतम रूप हो गया और वसा का सुक्ष्मतम रूप क्या हो गया, फैटी एसिड हो गया। ठीक है, मैं हमेशा बताते चलती हूँ, ये आप लोग का प्री भी तैयार हो रहा है। ठीक है, और ये तो हम लोग मेंस देख ही रहे हैं। अब सबसे पूछ ले कि ग्लूकोज का सूक्ष्मतम रूप क्या होगा कार्बोहाइड्रेट का, तो ग्लूकोज होगा। प्रोटीन का सूक्ष्मतम रूप क्या होगा, अमीनो एसिड होगा। वसा का सूक्ष्मतम रूप क्या होगा, फैटी एसिड होगा। ऐसे आपको याद होगा, हम लोग साथ में प्री एंड मेंस दोनों लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे कितने क्वेश्चन मेंस के हो गए, प्री के कि छोटी आंत के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से, डियोडोनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, क्या क्या करता है छोटी आंत। यहाँ पे क्या आपका ये प्री नहीं तैयार हो रहा है, जब आप मेंस की तैयारी करोगे तो प्री खुद ब खुद साथ में होने चल रही है। इतना आप सेंसिबल हो, आप ये चीजें देख पा रहे होंगे। ठीक है, विटामिन और खनिजों का अवशोषण रक्त में होता है। छोटी आंत की आंतरिक सतह पर सूक्ष्म रज्जुकाएं, जिन्हें बिलाई कहते हैं, इस तरीके की ऐसे ऐसे उंगली नुमा संरचना होती है। इन्हीं बिलाई में भोजन जा करके निकलता है, तो उसका पाचन आसानी से होता है। ठीक है, ये क्या है, यही बिलाई होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको रज्जुकाएं कह रहा है। यही अंगुली नुमा संरचना होती है। ठीक है, छोटी आंत में हमारे होती है। छोटी आंत का जो भी फिगर पड़ा होगा नेट वगैरह पे आप देखेंगे तो ये चीजें आपको दिखेगी। ठीक है, जो अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाती है, मैंने कहा ना वो अवशोषण में हेल्प करती है। ठीक है, अतः यह अंग पोषण प्राप्ति के में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अब आप जान गए छोटी आंत की क्या फंक्शन है। अब अगर ऐसे पूछते 125 शब्दों में तो आप यूं लिख करके आओगे, चुटकी बजा करके लिख करके आओगे, ये तो मैंने पढ़ा ही था। ठीक है, तो आप मेंस की क्लास को बहुत अच्छे से देखते रहे। ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। नए बच्चों से जो भी हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं तो मेंस क्लास आप लोग को नहीं मिलेगा, या आप लोग नहीं कहिएगा कि मैम हम लोग पहले से जान नहीं रहे थे। ठीक है, तो मेरा कर्तव्य है आपको बताना, बाकी आपका कर्तव्य क्या है आप बखूबी समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप प्रश्न कर दें कि यकृत के कार्यों का वर्णन करें। आज के प्रश्न आपको कैसे लगे हैं ये जरूर बताइएगा। अब कल मैं लेकर के आऊंगी तो मैं उसमें एक आध टेक्सटाइल के भी क्वेश्चन मेंशन करूंगी, या आप लोग जानो कि टेक्सटाइल से भी कैसे क्वेश्चन बनेंगे 125 शब्दों में। अब तक मैंने टेक्सटाइल से कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया है। टेक्सटाइल्स और प्रसार शिक्षा से भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगी, पांचों ब्रांच से मैं लेकर के आऊंगी। आप निश्चिंत होकर के, बिल्कुल आप रेस्ट होकर के मेरे चैनल पे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, मैं कंप्लीट मेंस की तैयारी कराऊंगी, बिल्कुल भी कहीं नहीं कि आधा करा करके आधा भाग गई। ना मैंने आपसे पैसा लिया है, ना मुझे आप पैसा दिए हो। ठीक है, ये मेरी स्वेच्छा है, मैं अपने खुशी से सहर्ष आपको तैयारी में करवा रही हूँ। ठीक है, तो यकृत के कार्य का वर्णन कीजिए। क्या आप यकृत के कार्य का वर्णन करोगे। यकृत यानी लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो कई आवश्यक कार्य करता है। यह भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को रूपांतरित करता है और शरीर में उनके भंडार एवं वितरण में सहायता करता है। यकृत पित्त रस, जिन्हें बाइल जूस कहते हैं, का निर्माण करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। अब यहाँ पे ये बता दिया गया है कि बाइल जूस किसका पाचन करेगा, तो फैट के एब्जॉर्बेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है और आवश्यकता पड़ने पर पुनः ग्लूकोज में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है। यकृत शरीर से विषैले पदार्थों, दवाइयों और शराब को निष्क्रिय कर अपशिष्ट के रूप में बाहर निकालता है। यह प्रोटीन संश्लेषण, रक्त के थक्के में सहायक कारकों का निर्माण और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी योगदान देता है। इसके अतिरिक्त यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखने में भी मदद करता है। कोई कभी पढ़ा होगा कि यकृत शरीर के टेम्परेचर को भी कम करता है। क्यों, आप लोग पढ़े थे। ये सब किस बुक से है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये 8th 9th और 10th के बुक से है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 8th 9th एंड 10th के बुक से हैं। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़ करके मेंस एंड प्री की तैयारी करने के लिए एलटी जीआईसी जो भी है, टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी, मेरे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें कैसे क्वेश्चन लग रहा है, क्या कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। और आप क्या करना है, आपको आप जाकर के क्लास को शेयर करते, ठीक है, ताकि और भी बच्चे पा जाए जो जो इसके इच्छुक है। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।